हेलो एवरीवन, फाइनल रिवीजन में आपका स्वागत है और मैं हूं यश। आज के हमारे लेक्चर में हम मध्य प्रदेश के सांस्कृतिक परिदृश्य की बात करेंगे, जिसमें हम विभिन्न साहित्यकारों और उनकी रचनाओं से शुरुआत करते हुए मध्य प्रदेश के लोक नृत्य, जनजातीय लोक नृत्य, यहाँ के प्रमुख मेले, मध्य प्रदेश की चित्रकला, मध्य प्रदेश की बोलियाँ आदि के विभिन्न सांस्कृतिक स्वरूपों के बारे में जानेंगे। तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश के साहित्यकारों से। तो कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। इनकी रचना कुमार संभवम संस्कृत का महाकाव्य है, जिसमें शिव पार्वती के विवाह, कुमार कार्तिकेय के जन्म के साथ ताड़कासुर के वध की कथा का वर्णन है। आगे इनकी कवि अभिज्ञान शकुंतलम में राजा दुष्यंत और शकुंतला के मिलन और प्रणय दृश्यों की भौतिकता है। कालिदास प्राचीन काल के साहित्यकार हैं। इनकी कुछ रचनाएं हैं अभिज्ञान शकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम, मालविकाग्निमित्रम, मेघदूत, ऋतुसंहार, रघुवंश और कुमार संभवम। अब अगले कवि आते हैं भर्तृहरि। इनकी कुछ रचनाएं हैं भर्तृहरि का श्रृंगार शतक, भर्तृहरि का नीति शतक और भर्तृहरि का ही वैराग्य शतक। अब मैं इनकी रचनाओं में इनका नाम जोड़कर इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इस तरह से ये लंबे समय तक याद रहते हैं। एक और तरीका है कि भर्तृहरि की सभी रचनाओं में शतक लगा हुआ है, श्रृंगार शतक, नीति शतक, वैराग्य शतक। अब प्राचीन काल के अगले साहित्यकार आते हैं भवभूति। भवभूति की तुलना कवि मिल्टन से की गई है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं भवभूति की मालती माधव, भवभूति का महावीर चरित और भवभूति का उत्तर चरित। अगले कवि आते हैं वाणभट्ट। इनकी रचनाएं हैं वाणभट्ट का हर्षचरित, वाणभट्ट की कादंबरी, वाणभट्ट का चंडिका शतक, वाणभट्ट का पार्वती परिणय और वाणभट्ट का मुकुट ताड़ितक। अब आगे आते हैं केशवदास। इन्हें कठिन काव्य का प्रेत और हृदयहीन कवि भी कहा जाता है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं केशव की रसिक प्रिया, केशव की रामचंद्रिका, केशव का जहांगीर रस चंद्रिका, केशव का वीर सिंह देव, केशव की कवि प्रिया, केशव की विज्ञान गीता, केशव का नख सिख, केशव का छंदमाला रतन बावनी। मतलब इन रचनाओं में केशव हटा दीजिएगा, उसके बाद जो बोला हूं मैंने वह इनकी रचनाएं हैं। अब अगले साहित्यकार आते हैं भूषण। तो केशव की तरह ही यह भी मध्यकालीन साहित्यकार हैं। इनकी कुछ रचनाएं हैं शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक, भूषण उल्लास, दूषण उल्लास और भूषण हजारा। अगले साहित्यकार हैं पद्माकर। यह भी मध्यकालीन साहित्यकार हैं। इनकी रचनाएं हैं पद्माकर की हिम्मत बहादुर विरुदावली, पद्माकर की प्रताप सिंह बहादुर विरुदावली, जयसिंह बहादुर, पद्माकर की विरुदावली, पद्माकर की गंगा लहरी, पद्माकर की यमुना लहरी, पद्माकर का प्रबोध पचासा और पद्माकर का राम रसायन। अगले साहित्यकार आते हैं माखनलाल चतुर्वेदी। अब इनकी रचनाएं हैं हिम किरीटनी, हिम तरंगिनी, युगचरण, समर्पण, पाँव पाँव अमीर इरादे, गरीब इरादे, कृष्ण अर्जुन, नाटक साहित्य देवता, माता और समय के पाँव। अगले साहित्यकार आते हैं डॉक्टर शिवमंगल सिंह सुमन। इनकी रचनाएं हैं हिल्लोल, विंध्य हिमालय, प्रलय सृजन, जीवन के गान, मिट्टी की बारात, विश्वास बढ़ता ही गया पर आंखें नहीं भरी और युग के मोल। इसके बाद आती हैं सुभद्रा कुमारी चौहान जी, जिनकी रचनाएं हैं मुकुल, त्रिधारा, बिखरे मोती, सीधे साधे चित्र सभा के खेल, वीरों का कैसा हो बसंत और उन्मादिनी। अगले साहित्यकार हैं शरद जोशी, जिनकी रचनाएं हैं जीप पर सवार इल्लियां, राह किनारे बैठ, यथासंभव, दूसरी सतह, फिर किसी बहाने, अंधों का हाथी, एक था गधा, मैं और केवल मैं। ये सारी रचनाएं थी शरद जोशी की। अगले आते हैं हरिशंकर परसाई। इनकी रचनाएं हैं रानी नागफनी की कहानी, तट की खोज, भूत के पांव पीछे, शिकायत मुझे भी है,
विकलांग, श्रद्धा का दौर, हंसते हैं रोते हैं, तब की बात और थी, ठिठुरता हुआ गणतंत्र। अगले साहित्यकार हैं गजानन माधव मुक्तिबोध। इनकी रचनाएं हैं चांद का मुंह टेढ़ा है, नए निबंध, भूरी भूरी खाक धूल, एक साहित्यिक की डायरी, नई कविता का आत्मसंघर्ष, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, भारतीय इतिहास और संस्कृति। फिर आते हैं बालकृष्ण शर्मा नवीन। इनकी रचनाएं हैं कुमकुम, रश्मि रेखा, अपलक, विनोबा स्तवन, उर्मिला, हम विस्पाई जन्म के, क्वासी, प्राणार्पण और स्तवन। आगे आते हैं भवानी प्रसाद मिश्र। इनकी रचनाएं हैं गीत फरोश, चकित है दुख, अंधेरी कविताएं, गांधी पंचशप्ती, सतपुड़ा के घने जंगल और बुनी हुई रस्सी। इनके बाद आते हैं मुल्ला रमूजी। इनकी रचनाएं हैं गुलाबी उर्दू, अंगूरा, शादी, औरत जात, लाठी और भैंस, मुसाफिर खाना, सुबह की लता फलत, दीवाने मुल्ला रमूजी जिंदगी, शायरी ज़ेक, मसहिरे भोपाल और तारीख। इन साहित्यकारों में जो माखनलाल चतुर्वेदी हैं, वे प्रभा नामक पत्रिका का प्रकाशन करते थे और कर्मवीर समाचार पत्र का संपादन भी किया था इन्होंने। तो ये सारे थे साहित्यकार और उनकी कृतियां। चलिए अब अगले टॉपिक में मध्य प्रदेश के कुछ प्रमुख सृजन पीठों के बारे में जान लेते हैं। तो पहला प्रेमचंद सृजन पीठ स्थित है विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन में। निराला सृजन पीठ बरकतुल्ला विश्वविद्यालय भोपाल में है। मुक्तिबोध सृजन पीठ हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर में है। सुभद्रा कुमारी चौहान सृजन पीठ रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर में है। और नाना साहब देशमुख सृजन पीठ महात्मा गांधी ग्रामोदय विश्वविद्यालय चित्रकूट में है। अब आगे कुछ नवीन प्रस्तावित पीठ इस प्रकार हैं। पहला है आदि शंकराचार्य पीठ ओमकारेश्वर में, दूसरा परशुराम पीठ जानापाव महू में, और तीसरा है महादेवी वर्मा पीठ अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय भोपाल में। चलिए अब अगले टॉपिक में मध्य प्रदेश शासन द्वारा कौन कौन सी फेलोशिप दी जाती है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो उस्ताद अलाउद्दीन खां फेलोशिप दी जाती है संगीत के क्षेत्र में। चक्रधर फेलोशिप है लोक कला के क्षेत्र में। राजेंद्र माथुर फेलोशिप दी जाती है पत्रकारिता के क्षेत्र में। गजानन माधव मुक्तिबोध फेलोशिप है साहित्य के लिए। अमृता शेरगिल फेलोशिप ललित कला के लिए है। और श्रीकांत वर्मा फेलोशिप आती है गैर हिंदी भारतीय भाषा में हिंदी कविता के अनुवाद के लिए। अब इन टॉपिक्स को जानने के बाद यह भी जान लेते हैं कि मध्य प्रदेश में कौन कौन सी साहित्य और कला अकादमियां हैं। तो सबसे पहले मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश कला परिषद भोपाल की स्थापना 1952 में हुई। फिर 2 साल बाद मध्य प्रदेश साहित्य परिषद भोपाल की स्थापना 1952 में हुई। फिर मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी भोपाल 1969 में स्थापित हुआ। फिर मध्य प्रदेश उर्दू एकेडमी भोपाल 1976 में स्थापित होता है। मध्य प्रदेश कालिदास एकेडमी उज्जैन में 1977 में स्थापित हुई। उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत एकेडमी भोपाल में 1979 में आती है। मध्य प्रदेश आदिवासी कला परिषद भोपाल 1980 में स्थापित होता है। मध्य प्रदेश सिंधी एकेडमी भोपाल 1983 में स्थापित हुई। अल्लामा इकबाल अरबी एकेडमी भोपाल 1984 में स्थापित होता है। मध्य प्रदेश संस्कृत एकेडमी 1985 में भोपाल में ही स्थापित हुई। और मध्य प्रदेश तुलसी एकेडमी भोपाल में 1987 में स्थापित होती है। अब इन एकेडमीज के अलावा पुरातत्व एवं अभिलेखागार संग्रहालय 1956 में भोपाल में स्थापित हुआ था। भारत भवन भी 1982 में भोपाल में ही स्थापित हुआ। मध्य प्रदेश हिंदी एकेडमी 1983 में भोपाल में स्थापित हुई। और आगे चलकर 2013 में मध्य प्रदेश पंजाबी एकेडमी और मध्य प्रदेश भोजपुरी एकेडमी दोनों भोपाल में स्थापित की जाती हैं। तो ये सारी एकेडमीज मध्य प्रदेश में स्थित हैं। अब इसी पॉइंट पर हमने यहाँ पर मध्य प्रदेश के सारे साहित्यिक परिदृश्य को तो देख लिया।
अब मध्य प्रदेश के सांस्कृतिक परिदृश्य को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख मेलों की। तो इसमें पहला है महामृत्युंजय का मेला, यह रीवा में लगता है। सिंहस्थ मेला या कुंभ मेला उज्जैन में लगता है। जागेश्वरी देवी का मेला चंदेरी अशोकनगर में लगता है। आगे पश्चिमी निमाड़ के पिपलिया खुर्द में 2 मेले लगते हैं। पहला है सिंगाजी का मेला और दूसरा है कालूजी महाराज का मेला। आगे काना बाबा का मेला सोडलपुर हरदा में लगता है। तेजाजी का मेला सनावद गुना में लगता है और गुना में ही हीरा भूमिया का मेला भी लगता है। आगे धमोनी उर्स का मेला सागर के धमोनी में लगता है। फिर पीर बुधान का मेला शिवपुरी में सांवरा में लगता है। रामलीला मेला ग्वालियर में लगता है। मांधाता मेला खंडवा में लगता है। बरमान मेला नरसिंहपुर के गाडरवाड़ा में लगता है। शंकर जी का मेला पचमढ़ी के चौरागढ़ में लगता है। शिव मेला रायसेन के भोजपुर पर लगता है। सलकनपुर का मेला होशंगाबाद के सलकनपुर में लगता है। जल विहारी का मेला छतरपुर में लगता है। चांदी देवी का मेला सीधी के घोगरा में लगता है। नागाजी का मेला पूरसा मुरैना में लगता है। चेती मेला ब्यावरा में लगता है और शहीद मेला सनावद गुना में लगता है। मठ घोगरा का मेला सिवनी जिले में लगता है। नागजी का मेला पोरसा में लगता है। गरीबनाथ बाबा का मेला अवंतीपुर बड़ौदिया में लगता है। नवग्रह का मेला खरगोन में लगता है और बाबा शाहबुद्दीन औलिया उर्स नीमच में लगता है। तो ये थे एमपी के सारे मेले। अब अगले टॉपिक में मध्य प्रदेश में होने वाले एमपी के लोक नृत्यों की बात कर लेते हैं। तो इनमें सबसे पहले बुंदेलखंड क्षेत्र की बात करते हैं। तो बुंदेलखंड में राई, कानड़ा, सैरा, बधाई, ठिमरिया, जवारा और अखाड़ा जैसे नृत्य होते हैं। और इनके अलावा बुंदेलखंड में देवी देवता पूजन, कतिकिया नृत्य, राच बधाया नृत्य, रावला नृत्य और कलश तथा रास नृत्य भी होते हैं। आगे बात करें बघेलखंड क्षेत्र की, तो यहाँ विरहा, केमाकी और सुआ नृत्य महत्वपूर्ण है। और इनके अलावा बघेलखंड में राई, दादर, कलसा और दोगरा जैसे नृत्य भी होते हैं। आगे देखते हैं कि निमाड़ क्षेत्र में कौन कौन से नृत्य होते हैं। तो यहाँ काठी, मंडलिया, आड़ा खड़ा, डंडा और गणगौर नृत्य महत्वपूर्ण है। और इनके अलावा भी निमाड़ में मटकी और अंटिया नृत्य भी होते हैं। आगे बात करें मालवा क्षेत्र में होने वाले नृत्यों की, तो यहाँ पर मटकी नृत्य और आड़ा खड़ा रजवाड़ी नृत्य प्रसिद्ध हैं। इनके अलावा मालवा में गरबी, गरबा, कहरवा, झाला, फूलपाती, टूटिया या नकटौरा और फुंदी नृत्य भी होते हैं। इसके बाद है ग्वालियर अंचल, तो यहाँ पर दुलदुल घोड़ी और लांगुरिया जैसे नृत्य पाए जाते हैं। अब इसी टॉपिक में हम जनजातियों के द्वारा किए जाने वाले लोक नृत्यों की भी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले गोंड जनजाति की बात करें तो इनके द्वारा कर्मा नृत्य, सैला नृत्य, गोचो, रीना और गेंडी जैसे नृत्य किए जाते हैं। आगे बैगा जनजाति आती है जिनके द्वारा भी कर्मा और सैला किया जाता है। इसके अलावा ये परधौनी नृत्य, दशहरा नृत्य, बकिया नृत्य, बिमला, फाग और अरारी जैसे नृत्य भी करते हैं। आगे है कोरकू जनजाति, तो इनके द्वारा चटकोरा, थापटी, ढांढल और अरारी नृत्य किए जाते हैं। फिर आती है सहरिया जनजाति, तो ये लहंगी नृत्य और दुलदुल घोड़ी नृत्य करते हैं। फिर भील जनजाति के द्वारा भगोरिया नृत्य किया जाता है। भारिया जनजाति के लोगों के द्वारा भड़म नृत्य और भंगम नृत्य किया जाता है। आगे कोल जनजाति कोल दहका नृत्य करती है और फिर कंजर तथा बंजारा जनजाति लहगी नृत्य करती है। चलिए अब आगे मध्य प्रदेश के लोक संगीत की बात करते हैं। तो इसमें पहला आता है रेला गीत।
जो भील और कोरकू जनजाति के युवा युवतियों का गीत है। इसके बाद हरदौला की मनौती, यह बुंदेलखंड और बघेलखंड का वीर गीत है। इसके बाद चौकड़िया फाग बुंदेलखंड का लोक संगीत है। इसमें इसूरी की रचनाएं गाई जाती हैं। आगे बम्बुलिया बुंदेलखंड का धार्मिक गीत है और बुंदेलखंड क्षेत्र में ही सैरा, राचरे, मलारे, बिलावटी, गौटे और रावले जैसे गीत गाए जाते हैं। बुंदेलखंड में ददरिया गायन की एक शैली है। अब आगे सिंगाजी और दलूजी गीत निमाड़ क्षेत्र के वीर गीत हैं। आगे निमाड़ और मालवा में लावनी गाया जाता है, जो निर्गुण दार्शनिक गीत तथा श्रृंगार प्रणय संबंधी गीत है। आगे मालवा में माच आता है और माच लोकनाट्य संगीत संवाद है। आगे मुख्यतः बुंदेलखंड और संपूर्ण मध्य प्रदेश में गाया जाने वाला आला गायन जगनिक कृत वीर गीत है। चलिए भौगोलिक क्षेत्रों के अनुसार लोकगीत को देख लेते हैं। तो बुंदेलखंड में आला गायन, भोला गीत, बैराइटा गायन, देवारी गायन, लमटेरा गीत, जगदेवा का पुवारा और ढोला मारू गीत गाए जाते हैं। इसके बाद बघेलखंड में बसावा गायन, विरहा गायन और विदेशिया गायन होते हैं। फिर निमाड़ की बात करें तो निमाड़ क्षेत्र में कलगी तुर्रा, संत सिंगाजी भजन, मशान्या गीत, फाग गायन, गरबा गीत, करबी गीत, निर्गुणिया गायन शैली, गवलन गायन शैली, नाथपंथी गायन और ढोला मारू गीत गाए जाते हैं। आगे आता है मालवा क्षेत्र। तो मालवा में भरथरी गायन, संजा गीत, हीड़ गायन, बरसाती बारात, लावनी, ढोला मारू, भौंपे और निर्गुणी गीत गाए जाते हैं। आगे संपूर्ण पूर्वी मध्य प्रदेश में पंडवानी गीत गाए जाते हैं। तो ये सारी बातें थी मध्य प्रदेश के लोक संगीत के बारे में। चलिए अब आगे मध्य प्रदेश के प्रमुख संगीतकारों की बात कर लेते हैं। तो पहले हैं तानसेन, जिनका जन्म ग्वालियर में हुआ था। ये अकबर के रत्न थे। दूसरे हैं उस्ताद अलाउद्दीन खां, जो सतना से हैं और सरोद इंस्ट्रूमेंट प्ले करते थे। अगले हैं मृदंगाचार्य गोविंद राव बुरहानपुरकर। ये इंदौर से हैं। ये मृदंग वादक हैं। इन्हें मृदंगाचार्य उपाधि और गांधर्व महाविद्यालय से सम्मानित किया गया था। आगे आते हैं अमीर खां, जो इंदौर से हैं। ये ख्याली गायन गाते थे। फिर कुमार गंधर्व आते हैं। ये देवास से थे। ये भी ख्याल गायन गाते थे। कुमार गंधर्व ने कबीर के भजनों में प्रसिद्धि हासिल की थी और अनुपराग पुस्तक का प्रकाशन किया था। आगे आते हैं अली अकबर खां। ये सतना से हैं। ये भी ख्याल गायन गाते थे। फिर अमीर खां आते हैं ग्वालियर से। ये सितार वादन करते थे। हाफिज खां ग्वालियर के हैं, जो सरोद वादक हैं। राजा भैया पूंछ वाले, ये भी ग्वालियर से हैं और ये सरोद वादक हैं। इन्होंने संगीत पर 7 पुस्तकें लिखी हैं। फिर शंकर राव पंडित, ये भी ग्वालियर से हैं। ये ख्याल गायन गाते थे। आगे नारायण राव पंडित भी ग्वालियर से हैं। ये भी ख्याल गायन गाते थे और संगीत अध्यापक रह चुके हैं ये। फिर आते हैं अमजद अली खां। ये भी ग्वालियर से हैं और प्रसिद्ध सरोद वादक हैं। तो ये हैं मध्य प्रदेश के कुछ प्रसिद्ध संगीतज्ञ। चलिए अब मध्य प्रदेश की लोक चित्रकला के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं बुंदेलखंड क्षेत्र की चित्रकला के बारे में। तो यहाँ पर मामूलिया चित्र नवरात्रि में गोबर से कुंवारी कन्याओं द्वारा बनाए जाने वाला भित्ति चित्र है। मूर्ते चित्र विवाह के समय मुख्य दरवाजे पर पुत्री का भित्ति चित्र है। नौरता या नवरत चित्र नवरात्रि में मिट्टी, गेरू, हल्दी से कुंवारी कन्याओं द्वारा बनाए जाने वाला भित्ति चित्र है। इनके अलावा बरायन, दहेंगरा या अग्रोहन बुंदेलखंड और बघेलखंड में वधू मंडप में विवाह के अवसर पर बनाए जाते हैं। फिर बुंदेलखंड और बघेलखंड में ही मोर इला या मोर मुरैला चित्र दीवारों पर विभिन्न रंगों के भित्ति चित्र हैं। आगे बुंदेलखंड में ही सुरैती चित्र आते हैं, जो दिवाली में लक्ष्मी पूजा के समय बनाए जाने वाले भित्ति चित्र हैं। मतलब बुंदेलखंड के हमने जितने भी चित्र देखे उनमें से अधिकतम भित्ति चित्र हैं, जिसमें सुरैती, मामूलिया,
मौर्ते, नौरता या नवरत और मोराइल चित्र आते हैं। अब बुंदेलखंड के बाद बात करते हैं बघेलखंड की चित्रकला की। तो बघेलखंड में कोह भरा चित्र वैवाहिक अनुष्ठानिक भित्ति चित्र है। छठी चित्र में शिशु जन्म के 6वें दिन छठी माता का गेरू भित्ति चित्र बनाया जाता है। फिर तिलंगा चित्र में कोयले में तिली के तेल को मिलाकर तिरंगा का भित्ति चित्र बनाया जाता है। फिर बघेलखंड में है नेवरा नमे चित्र, जिसमें भादो माह की नवमी में सुहागिन महिलाएं पारंपरिक भित्ति चित्र बनाकर पूजा करती हैं। तो बघेलखंड में कोहभर, छठी चित्र, तिलंगा और नेवरा नमे चित्र पाए जाते हैं। आगे बात करते हैं निमाड़ क्षेत्र की। तो निमाड़ में जिरौती चित्र है, जिसमें हरियाली अमावस्या में भित्ति चित्र बनाया जाता है। फिर थापा चित्र में सैली सप्तमी पर हाथ का थापा लगाया जाता है। पंगलिया में पहले शिशु जन्म पर शुभ संदेश का रेखांकन किया जाता है। इरात चित्र में विवाह में कुल देवी का भित्ति चित्र बनाकर पूजा की जाती है। कंचाली भरना में विवाह के अवसर पर दूल्हा दुल्हन के मस्तक पर कंचाली भरी जाती है। फिर निमाड़ में खोपड़ी पूजन चित्र आता है, जिसमें देवी प्रबोधिनी 11 को खोपड़ी पूजन किया जाता है। मतलब अब निमाड़ क्षेत्र में जिरौती, थापा, पंगलिया, ईरत, कंचाली भरना और खोपड़ी पूजन जैसे चित्र आते हैं। आगे बात करते हैं मालवा क्षेत्र की। तो मालवा और निमाड़ दोनों में ही मांडना चित्रकला आती है, जिसमें भूमि अलंकरण के रूप में मांडना को त्योहारों, विशेष रूप से दिवाली के समय घर के आंगन में बनाया जाता है। फिर मालवा चित्रकला में चित्रावण चित्र आता है, जो विवाह के समय घर की मुख्य दीवार पर बनाया जाने वाला भित्ति चित्र है। तो ये सारी थी मध्य प्रदेश की प्रमुख चित्रकलाएं। चलिए आज के लेक्चर के लास्ट टॉपिक में बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की प्रमुख शिल्प कला के बारे में। तो कंधी शिल्प है बंजारा जनजाति का, काष्ठ शिल्प है कोरकू और भील जनजाति के साथ साथ मुरैना क्षेत्र का, तीर धनुष कला भील जनजाति की है, भील और बैगा जनजाति का बांस शिल्प आता है, लाख शिल्प लखार जनजाति का है, भवेरा शिल्प कोरकू जनजाति का है, छिपा शिल्प बाघ का है, टेराकोटा शिल्प गोंड और बैगा जनजाति का है, महेश्वरी साड़ी महेश्वर खरगोन की है, चंदेरी साड़ी चंदेरी अशोकनगर की है, पीतल शिल्प नरसिंहपुर में मिलता है, धातु शिल्प सतना का है, सुपारी शिल्प रीवा में होता है, खिलौना शिल्प सीहोर का है, भीली शिल्प भील जनजाति का है, प्रस्तर शिल्प मंदसौर का है, चर्म शिल्प शहडोल में है, कढ़ाई बुनाई राजगढ़ में होती है, बटुआ शिल्पकारी भोपाल में होती है, भैरवगढ़ प्रिंटिंग उज्जैन की है, कांसे और पीतल के बर्तन दमोह के प्रसिद्ध हैं और मैंगलोर टाइल्स बालाघाट में होती है। तो ये सारे थे मध्य प्रदेश के कुछ प्रसिद्ध शिल्प कला से संबंधित तथ्य। तो आज का लेक्चर बहुत फैक्चुअल तो है, लेकिन उतना ही इंपॉर्टेंट भी है, तो सारे फैक्ट्स याद रखने की कोशिश कीजिएगा। तो लेक्चर को यहीं रोकते हैं, अगले वीडियो में मिलेंगे तो बात करेंगे मध्य प्रदेश की जनजातियों के बारे में। यह वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, चैनल में पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी कीजिए। अभी के लिए चलता हूँ, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।